नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रोज की तरह देश हित लेकर के हम हाजिर हैं, जिसमें आपका हित, हमारा हित और इस देश का हित छिपा है। मैं हूं सचिन। मैं हूं आपके साथ अमन। जी हां, खबर के पीछे का बताएगा सिर्फ जी न्यूज का शो देश हित। शुरुआत 20 बड़ी खबरों के साथ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 1,486 मामले और 49 की मौत। 24 घंटे में 700 मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 652 हुआ। देश भर में अभी तक 3,960 मरीज ठीक हुए। लगभग 16,000 मरीजों का जारी है इलाज। मेडिकल टीम पर हमला किया तो खैर नहीं, हमला किया तो जमानत नहीं। दोषी साबित हुए तो 7 साल तक जेल। अध्यादेश की तैयारी। प्रधानमंत्री ने कहा डॉक्टर नर्सेस की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। डॉक्टर्स ने किया स्वागत। मुरादाबाद के हमले में जख्मी डॉक्टर अग्रवाल ने कहा नई ताकत मिली है। महामारी कानून 1987 में बदलाव को मंजूरी के बाद 1 से 5 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान। गाड़ी या क्लिनिक को नुकसान पहुंचाने पर दोगुनी वसूली होगी। कोरोना के हालात पर पीएम 27 अप्रैल को तीसरी बार करेंगे सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लॉकडाउन की समीक्षा। निजामुद्दीन मरकज में शामिल सारे जमातियों के खातों की जांच होगी। मौलाना साद के खातों में दिखी अनियमितताएं। आया हुआ पैसा 2 दिन में हो जाता था, कई छोटे खातों में ट्रांसफर। सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ाया सरेआम मजाक। जींद की अनाज मंडी में पहुंचकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने की सभा। धारा 144 का भी उल्लंघन। पश्चिम बंगाल में बशीरहाट में खाना नहीं मिलने से नाराज लोगों का प्रदर्शन। सड़क पर जाम लगाया, पुलिस के साथ झड़प। कई पुलिस वाले और प्रदर्शनकारी घायल। कोरोना संकट में ममता का काम अलोकतांत्रिक। जी न्यूज से खास बातचीत में बोले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। टीएमसी नेताओं पर गरीबों का राशन हाईजैक करने का भी आरोप लगाया। यूपी में फिर कोरोना वॉरियर्स पर हमला। अलीगढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर पथरावे। कांस्टेबल घायल। दुकानें बंद करवाने गई थी पुलिस। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी। नोएडा दिल्ली बॉर्डर सील से न्यूज चैनल के कर्मचारियों को राहत देने की मांग। का सिर्फ आईडी कार्ड से मिले आने जाने की परमिशन। पालघर में साधुओं की हत्या मामले में 101 आरोपियों की सूची जारी। महाराष्ट्र में गृहमंत्री बोले आरोपियों में कोई मुस्लिम नहीं। पालघर के 300 आरोपियों की जंगलों में ड्रोन से तलाश। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह की चिट्ठी। साधुओं की हत्या में धर्मांतरण करने वालों पर शक जाहिर किया। दुनिया में कोरोना के मरीज बढ़कर 26 लाख के करीब। अब तक 1,78,000 से ज्यादा की मौत। 7 लाख के करीब ठीक हुई। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 45,000 के पार पहुंच गया। अब तक 8.25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन भी तेज। कोरोना से इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा। स्पेन की कैबिनेट में 9 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। दिल्ली हिंसा में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद पर एफआईआर दर्ज। 6 मार्च को 2 जगह हिंसा भड़काने का आरोप। पुलिस ने कहा पूर्व नियोजित थी हिंसा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को कामयाबी। देर रात चली मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया मंत्रालयों का बंटवारा। नरोत्तम मिश्र को गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय, कमल पटेल को कृषि मंत्रालय। पालघर में 2 संतों की निर्मम हत्या को 143 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन हत्या का सच अब तक देश को नहीं पता है। लेकिन संतों को न्याय दिलाने के लिए, सच का पता लगाने के लिए जी न्यूज की मुहिम जारी है। और पालघर पर जी न्यूज की पूरी पड़ताल में 5 बड़े सवाल उभर कर आ रहे हैं, जिसके बारे में आज एक एक करके हम खुलासा करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या संतों की हत्या के पीछे धर्मांतरण के ठेकेदार हैं? एक साथ लॉकडाउन की मर्यादा को तोड़कर वो 150 नृशंस एक प्रकार से वो पैशाचिक प्रवृत्ति करने वाले राक्षस कहां से पैदा हो गए? सवाल नंबर 2, भगवा के खिलाफ बड़ी साजिश पर अफवाह का पर्दा क्यों डाला जा रहा है? अशा परिस्थितीत सुद्धा काही लोक मुंगेरी लाल के हसीन सपने पाहणं करतायत। क्या लॉकडाउन के नाम पर सच दबाने की साजिश हो रही है? क्या कोई सियासी शक्ति है जो संतों के हत्यारों को बचाने में लगी है? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख अब अपने बचाव में कहते हैं कि पालघर में जो 3 मारे गए 2 साधु संत थे, लिंचिंग हुआ, लेकिन उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं था। शर्म आनी चाहिए। संतों की हत्या पर उद्धव सरकार आखिर किस धर्म संकट में फंस गई है? भारत के संतों के न्याय का सवाल जारी है। जी न्यूज की पड़ताल।
तो भारत के संतों का सवाल, जी न्यूज की पड़ताल लगातार जारी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक सच को छुपाने के लिए क्या कहीं झूठ बोलने पड़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक सच का पर्दाफाश करने के लिए कई बार कई अफवाहों का सहारा लिया जा रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल को दो संत, 70 वर्ष के कल्पवृक्ष गिरी महाराज और 35 वर्ष के सुशील गिरी महाराज की पीट कर जो हत्या हुई थी, उस पर अब भी पर्दा डला हुआ है। 143 घंटे, जी हां, 143 घंटे, 8 बज चुके हैं, 143 घंटे हो चुके हैं। अब तक पता नहीं लग पाया कि कैसे हुई हत्या, क्यों हुई, मकसद क्या था, कौन इसके पीछे थे, क्यों संतों को पीट कर मार डाला गया। उनके साथ ड्राइवर नीलेश यलगड़े भी थे, जिन्हें भीड़ ने पुलिस के सामने पीट कर मार डाला। तब से लेकर के अब तक, जी हां, जैसा मैंने कहा, 143 घंटे हो चुके हैं सच के लिए, संतों के न्याय के लिए। ये जी न्यूज की पड़ताल लगातार जारी है। ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और उसी के बारे में आगे खुलासा हम आपको करने वाले। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस हत्या की वजह बताई जा रही थी अफवाह, जी हां, उस हत्या के पीछे धर्म परिवर्तन की साजिश भी हो सकती है। ठीक सुना आपने। 16 अप्रैल को पालघर में पुलिस की मौजूदगी में एक ड्राइवर और 2 संतों की क्रूर हत्या हुई। संतों को भीड़ ने पीट कर मारा। संतों की हत्या का यह सच पूरा देश जी न्यूज के माध्यम से पहले ही देख चुका है, लेकिन जब हमने इस निर्मम हत्या के पीछे की साजिश पर पड़ताल शुरू की कि संतों की हत्या की वजह अफवाह नहीं, धर्मांतरण का षड्यंत्र हो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे बताने से पहले एक बार महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह का ट्वीट देख लीजिए। वर्षों पहले पालघर आदिवासी क्षेत्र का मैं पुलिस आईजी था। आदिवासी क्षेत्र में अपराध ना के बराबर है, परंतु छद्म रूप से सेवा और लालच को हथियार बनाकर धर्म परिवर्तन कराने की साजिशें चालू हैं। साधुओं को चोर बताकर मारने के लिए ग्रामीणों को किसने भड़काया, ये पता लगाना अत्यंत जरूरी है। देश हित में हमने आपको दिखाया था कि कैसे संतों को बच्चा चोर के रूप में बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया था। जी न्यूज की पड़ताल में यह भी पता चला है कि महाराष्ट्र के पालघर में हिंदुओं के खिलाफ धर्म परिवर्तन की साजिश हो सकती है और इसकी 5 बड़ी वजह है। दावा किया जाता है कि पालघर के आदिवासी इलाके में ईसाई मिशनरी और वामपंथ की जड़ें बेहद मजबूत हैं। ये मिशनरी पालघर के आदिवासियों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काती है। दावा है कि आदिवासियों को हिंदू नहीं, मूल निवासी बताकर सनातन धर्म से इन्हें दूर किया जाता है। गरीबों, आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराने में जुटे ठेकेदार इन्हें गुमराह करते हैं। ये लोग आदिवासियों को सिखाते हैं कि उनका कोई धर्म नहीं होता। इतना ही नहीं, आदिवासियों के दिमाग में हिंदू देवी देवताओं के प्रति जहर घोला जाता है। श्री राम को अन्यायी और रावण को भगवान बताया जाता है। इन दावों के बाद अब संतों की हत्या के पीछे अफवाह की थ्योरी पर भरोसा करना मुश्किल है। आपको याद होगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अफवाह की वजह से संतों की हत्या हो गई। संत समाज के साथ साथ पूरा देश भगवा पार्टी, शिवसेना के मुखिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अब तक की कार्रवाई से नाराज है। एक साथ लॉकडाउन की मर्यादा को तोड़कर वो 150 नृशंस एक प्रकार से वो पैशाचिक प्रवृत्ति करने वाले राक्षस कहां से पैदा हो गए, और इस पर सरकार का कोई बहुत बड़ा बयान आना, चुप्पी धारण कर लेना या बहुत उसको सामान्य तरीके से लेना, ये अच्छी बात नहीं है। साधुओं की हत्या से भी खतरनाक है हत्या का सच छिपाना, और अगर सरकार देश में साधुओं की हत्या का सच छिपा रही है तो ये वाकई अच्छी बात नहीं है। जी हाँ, ये लापरवाही है, अफवाह है, गलतफहमी है, षड्यंत्र है, साजिश है या धर्मांतरण है। कई थ्योरीज हैं, कई दावे हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये संतों की हत्या से जुड़ा मामला है, इसलिए सच बताओ सरकार, सच सामने जरूर आना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। सिर्फ लॉकडाउन यानी कर्फ्यू तरीका लॉकडाउन होता है और सैकड़ों की संख्या में भीड़ सामने आ जाती है, और उसके बाद 70 साल का एक संत ये अफवाह उड़ जाती है कि देखिए ये चोर है और कुछ तरीके से कैसे मार दिया जाता है। सिर्फ इतनी अफवाह पर हो सकती है। तभी लिए हम ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि संतों की हत्या के आरोपियों की लंबी चौड़ी लिस्ट सरकार दिखा रही है। सरकार के मुताबिक 100 से ज्यादा आरोपी हैं, वो पकड़े जा चुके हैं। 300 से ज्यादा आरोपियों की तलाश जारी है। जंगल में छिपे आरोपियों के लिए सरकार ड्रोन की मदद ले रही है। संतों की हत्या की जांच इस समय सीआईडी कर रही है, और यही है महाराष्ट्र सरकार की अब तक की पूरी कार्रवाई। लेकिन फिर भी
जी हां, फिर भी ना तो मुख्य गुनहगार का पता है और ना ही सरकार पूरी साजिश का सच बता पा रही। जबकि पालघर समेत पूरे महाराष्ट्र का इतिहास तो भगवा के खिलाफ धर्मांतरण की साजिश की तरफ इशारा करता है। अब आपको कुछ आंकड़ों के जरिए हम समझाएंगे जिससे इस तरफ इशारा हो रहा है कि जो सत्यपाल सिंह दावा कर रहे हैं वो लग रहा है कि सच तो नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में वर्ष यानी कि 2014 में और 2018 के बीच में 4 साल में 1687 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है, जो उनका धर्मांतरण किया गया था। और पालघर में जहां संतों की हत्या हुई थी, जो आदिवासी गांव हैं, वहां तो आदिवासियों को ईसाई बनाने का षड्यंत्र आज से नहीं, बहुत पहले से चला। और गढ़चिंचले गांव, बिल्कुल जहां पर यह हत्या हुई, मॉब लिंचिंग हुई साल 2013 में गढ़चिंचले गांव में 25 परिवारों का धर्म परिवर्तन किया गया 2013, तब से चला रहा है ये सब। इसलिए ये दावा किया जा रहा है नेक्सस है ये, कन्वर्जन नेक्सस, धर्मांतरण का नेक्सस। और साल 2015 में तलासरी गांव में 30 परिवारों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। वही वर्ष 2020 में भी उसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर बड़े लोगों को ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया। क्या ये उसी अफवाह का, क्या उसी साजिश का खुलासा नहीं? आपको बताते हैं, कल्प वृक्ष गिरी महाराज जिनकी पीट कर हत्या कर दी गई, एक वीडियो आप देखिए, आपको लगेगा कि इनसे किसी को खतरा हो सकता है। पुराना वीडियो देखिए आप। संसार से मुक्त होने वाला वो कल्प वृक्ष रूपी श्रीमद् भागवत कथा पीने वाला, जान लो जो भी हो, वो उसका मतलब समझेगा, वो पढ़ा लिखा होगा। और नाम है मेरा कल्प वृक्ष। सारे संसार इतने सादे और इतने सौम्य इंसान से किसी को खतरा हो सकता है? मुझे याद पड़ता है, मैंने आपने भी इसका जिक्र किया था कि 70 साल का एक संत जो ढंग से चल भी नहीं सकता, वो ड्राइवर के साथ क्या चोरी करने के लिए आएगा? संतों की हत्या पर पूरा संत समाज आक्रोशित है, गुस्से में है, रोष है। लेकिन एक गैंग है जहां सन्नाटा पसरा हुआ है, खामोशी की खामोशी है। लेकिन बीजेपी के कई नेता इस घटना पर अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने संतों की हत्या के विरोध में अपने बाल मुंडवा लिए। लॉकडाउन के समय में मैंने हिंदू रिवाजों के अनुसार अपने बाल उतारकर उन सत महात्माओं को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हूं। मैंने दी है और मैं कोशिश करूंगा महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार, उन तमाम एजेंसियों को लिखकर भी कि उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। पालघर आदिवासी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन की बहुत सारी घटनाएं इससे पहले भी सामने आई हैं। इसके पीछे कौन कौन से शख्स हैं, क्या क्या इसके पीछे, हत्या के पीछे क्या क्या मकसद है, उसकी भी जांच देश के सामने आनी चाहिए। तो सवाल तो यही उठता है ना सबसे बड़ा, कि देश में अगर धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण के खिलाफ कोई बड़ा और कोई सख्त कानून क्यों नहीं? क्योंकि हमारे कानून में धारा 295A और 298 के तहत किसी भी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान तो है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अवैध धर्म परिवर्तन यानी कि जबरन धर्म परिवर्तन, लालच देकर धर्म परिवर्तन पर अब तक कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है। साल 1954 में, ध्यान से सुनिएगा आपकी जानकारी बढ़ेगी, साल 1954 में देश की संसद में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए इंडियन कन्वर्जन बिल पेश किया गया था। वहीं 1960 में द बैकवर्ड कम्युनिटीज रिलीजियस प्रोटेक्टर बिल भी संसद में पेश हुआ था, लेकिन सहमति नहीं मिलने की वजह से दोनों बिल संसद में पास ही नहीं हो पाए। और आज भी हम धर्म परिवर्तन रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कानून का इंतजार कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय कानून नहीं है, धर्म परिवर्तन विरोधी कानून। जबकि हम लगातार देख रहे हैं कि भारत में धर्म परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ी लॉबी है जो काम कर रही है, विदेशों से फंडिंग होती है, उस लॉबी को विदेशों से पैसा भी मिलता है। और उसके पीछे शायद यही वजह सबसे बड़ी हो सकती है, क्योंकि उसे मालूम है कि धर्म परिवर्तन को लेकर के कोई कड़ा कानून है नहीं, क्योंकि गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 5800 से ज्यादा एनजीओ धर्म परिवर्तन से जुड़े काम में लगी हुई और 15,000 करोड़ रुपए की विदेशी मदद इनको मिली। साल 2018 में गैर सरकारी संगठनों को, साल 2013-14 में गैर सरकारी संगठनों को आपको बता दें 12,980 करोड़ रुपए की विदेशी मदद मिली। 12,980 13-14 में। वहीं 2008-9 में गैर सरकारी संगठनों को 10,803, जी हां 10,803 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग आई, विदेशी मदद मिली। और भारत ने ऐसे 18 विदेशी डोनर्स की पहचान की जो देश में धर्मांतरण के लिए एनजीओ की बाकायदा मदद कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस है
और एक तरीके से बहुत बड़ा पाखंड धर्मांतरण के नाम पर सबसे बड़ा अधर्म करने की ये कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं उनके फ्यूनरल की, जो संतों की हत्या की गई है। त्र्यंबकेश्वर में समाधि दी गई गिरी महाराज को, सुशील गिरी महाराज, स्वामी सुशील गिरी महाराज जो कि शिष्य थे, उनको समाधि दी गई है त्र्यंबकेश्वर में। ये वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में गुस्सा है, पूरा देश आक्रोशित है, संतों के साथ पूरा देश खड़ा है। जी न्यूज़ की भी पड़ताल लगातार जारी है। जब तक नहीं मिलेगा इंसाफ, हमारा प्रण, हमारी मुहिम इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी। और ये संत निकले थे, ये देखिए विडंबना देखिए, ये संत निकले थे एक संत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। रास्ते में, क्योंकि रास्ते में इनको रोका गया, भीड़ कहां से आई, लॉकडाउन क्या हो, उसके बाद सरकार तो यही कह रही थी कि ये अफवाह है, लेकिन हम लगातार रिपोर्टिंग करके आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये संत जिनकी समाधि इस वक्त, जो कि गिरी महाराज की समाधि आप त्र्यंबकेश्वर में आज उन्हें दी गई, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके पीछे आखिर साजिश किसकी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला वापस ले लिया गया है। ये बड़ी खबर, थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है, लेकिन अब 23 जून से होगी तय समय पर अमरनाथ यात्रा। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले खबर आई थी कि अमरनाथ यात्रा इस साल के लिए 2020 के लिए रद्द हो गई है। तो उस कारण से एक बार फिर से एक आ गया था कि केदारनाथ यात्रा और बद्रीनाथ यात्रा भी क्या तय समय पर होंगी। बहुत सी ऐसी बातें उठने लगी थी, लेकिन ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, अमरनाथ यात्रा अब अपने तय समय पर होगी। पहले श्राइन बोर्ड की बैठक में यह फैसला हुआ था यात्रा रद्द करने का, लेकिन अब यह कहा गया ऐसा कोई फैसला नहीं है। खालिद हुसैन, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। खालिद, तय समय पर अमरनाथ यात्रा? देखिए, अभी कुछ देर पहले जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ से प्रेस रिलीज आया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो पैंडेमिक अभी है कोविड-19 का, उसके चलते ऐसा नहीं लग रहा कि इस बार जो है अमरनाथ यात्रा को करवाया जा सकेगा, क्योंकि उसमें काफी भीड़ भाड़ हो सकती है। लेकिन कुछ ही समय के बाद उस प्रेस रिलीज को जो है कैंसिल अब कर दिया गया है विदाउट सेइंग एनी रीजन। लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है कि इस मामले पर वार्तापंची हो रही है, क्योंकि पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए लाखों की तादाद में भक्त आते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए, और उनको संभालना काफी ही दिक्कत की बात होती है। जो बेस कैंप्स होते हैं वहाँ हजारों की तादाद में लोग होते हैं, जो जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और पब्लिक गैदरिंग को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल रहेगा प्रशासन के लिए। प्रेस रिलीज को अगर हम पढ़ें तो उसमें ये कहा गया था कि हम जो है वीडियोग्राफी करके दर्शन कराएंगे पवित्र लिंगम का दर्शकों को, लेकिन उसके बाद उस प्रेस रिलीज को कुछ ही देर के बाद जो है रद्द कर दिया गया है। अब आने वाले समय में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या हमारे साथ सार्वजनिक करते हैं। चलिए, कम से कम ये कह सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए जो है ये अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो तमाम एहतियात है वो तो कहीं ना कहीं जारी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देश में कोरोना फाइटर्स यानी कि डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर्स की मेडिकल टीम और पुलिस वालों पर हमले की बहुत सी तस्वीरें देखी। ये पूरे देश को बातें परेशान कर रही थी, तस्वीरें परेशान कर रही थी। आज मोदी सरकार ने इसको लेकर एक बहुत ही कड़ा, बड़ा, सख्त फैसला लिया है। 123 साल पुराने राष्ट्रीय महामारी कानून में बदलाव कर दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हमले पर अब कानून में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। सजा को भी बढ़ाया गया है, जुर्माने को भी बढ़ा दिया गया। अब अस्पतालों में डॉक्टर और सड़कों पर तैनात पुलिस वाले अब और निश्चिंत होकर एक तरीके से अपनी ड्यूटी अब कर सकेंगे। और अगर कोई उनसे बदसलूकी करेगा, उनसे साथ कोई छेड़खानी करेगा, तो वो लंबे वक्त के लिए सलाखों के पीछे जाएगा। पत्थरबाज गैंग का परमानेंट इलाज, कोरोना सेनानियों को मोदी का रक्षा कवच। जो कोरोना फाइटर्स देश के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं, जो कोरोना फाइटर्स हमारे आपके लिए घर से बाहर सड़कों पर, अस्पतालों में, उन कोरोना फाइटर्स पर अब हमला बर्दाश्त नहीं होगा। डॉक्टर्स और मेडिकल टीम पर थूकने वाले, बदसलूकी करने वाले, हमला करने वाले बहुत ध्यान से सुन लें और समझ लें। पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने वाले, लाठी डंडों से हमला करने वाले, छतों से पत्थर बरसाने वाले भी हमेशा के लिए गांठ बांध लें। कोरोना फाइटर्स पर अब हमले बर्दाश्त नहीं होंगे।
जिन कोरोना फाइटर्स के लिए देश ने बड़े जोश के साथ ताली थाली बजाई थी, जिनके लिए हर देशवासी के मन में सम्मान है, उन कोरोना फाइटर्स को यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ को अस्पतालों में और सड़क पर मुश्किल ड्यूटी दे रहे पुलिस वालों पर लगातार हमला करने वाले बदतमीजों की अब खैर नहीं है। देश पिछले कई दिनों से जमात और जमात जैसी सोच रखने वाले ऐसे बदतमीजों से परेशान है, क्योंकि रोजाना कहीं पुलिस पर तो कहीं डॉक्टर्स पर हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। केवल इतना ही नहीं कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनकी क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। देखिए पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में कैसे भीड़ पुलिस वालों को घेर कर पीट रही है। क्या कसूर था मुरादाबाद हमले में जख्मी हुए डॉक्टर सुधीर चंद्र अग्रवाल का, जिनकी स्थिति ऐसी है? क्या कसूर है अलीगढ़ के इस पुलिस वाले का जो 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में जख्मी कर दिया गया? क्या कसूर था डॉक्टर का शव ले जा रही एम्बुलेंस का, जिस पर चेन्नई में पथराव कर दिया गया था? मेरठ में इलाका सील करने गई पुलिस पर पथराव कर दिया गया था। लखनऊ में पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। कुछ लोग हमें कांटेक्ट नंबर नहीं बताते हैं, कुछ लोगों को तो पत्थर फेंके हैं ऊपर से और थूके हैं उनके आंख पे। इस प्रकार की उनको कठिनाई आ रही है, फिर भी हम उनका स्वागत करते हैं जिसने ऐसा सलूक किया है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कोरोना फाइटर्स पर हमला करने वालों का जेल की सलाखों के पीछे जाने का पक्का इंतजाम हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने ट्वीट क्या किया है। उसके तुरंत बाद पीएम ने ट्वीट किया, महामारी संशोधन अधिनियम 2020 सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को सुरक्षा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है। सभी हेल्थ केयर वर्कर्स कोविड-19 के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं और इससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। एक तरीके का सुरक्षा कवच दिया गया है कोरोना वॉरियर्स को सरकार की तरफ से। कोरोना के कारण दुनिया भर में उथल पुथल है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि हर देश निपटने के अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हांगकांग की दिग्गज एजेंसी डीप नॉलेज ग्रुप ने लोगों की सुरक्षा, इलाज, सरकारी मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे 76 पैमानों पर 200 देशों का विश्लेषण किया और उनकी स्थिति का आकलन किया। फोर्ब्स में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमण के जोखिम से निपटने में भारत चीन से बेहतर है। 20 देशों में भारत 15वें नंबर पर। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। कोरोना के खिलाफ भारत का युद्ध, संक्रमण से निपटने में भारत चीन से आगे। कोरोना के खिलाफ भारत जिस तरह से लड़ रहा है उसे दुनिया सराह रही है। 135 करोड़ के देश की आबादी को 40 दिन के लिए लॉकडाउन करने का फैसला आसान नहीं होता, लेकिन पीएम मोदी ने जान है तो जहान है का संदेश देकर देश को बता दिया है कि हर हिंदुस्तानी की जान सबसे ज्यादा जरूरी है। ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। फोर्ब्स में प्रकाशित रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत संक्रमण फैलने के जोखिम, सरकारी प्रबंधन, क्षेत्र विशेष में जोखिम से निपटने में पड़ोसी देशों से बेहतर रहा है। टॉप 20 देशों में भारत 15वें नंबर पर है, जबकि चीन और पाकिस्तान जैसे देश इनमें नहीं हैं। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती।
रिसर्च में ट्रीटमेंट कैपेसिटी रैंकिंग फ्रेमवर्क में यह देखा गया है कि देश संक्रमण की कैसे निगरानी कर रहे हैं, नागरिकों को सूचना कैसे दे रहे हैं और स्वास्थ्य प्रणाली पर बिना अतिरिक्त बोझ डाले कम गंभीर मामलों से कैसे निपट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं लॉकडाउन के दौरान पीएम मोदी के 10 ऐतिहासिक कदम हम आपको बताते हैं। नंबर 1, कोरोना पर अब तक 5 बार राष्ट्र के नामों संबोधन कर चुके हैं। पूरे देश में 40 दिनों का लॉकडाउन किया, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 135 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 135 करोड़ लोगों को 40 दिनों तक लॉकडाउन में रखना, यह संभव किया पीएम ने। वहीं गरीबों के लिए 1,70,000 करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान किया गया। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 15,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री की तरफ से सरकार सबसे पहले साख की बैठक बुलाई, साख रिलीफ फंड बनाने की अगुवाई भी उन्होंने की। देश में इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स का गठन किया गया। देश में 240 से ज्यादा कोरोना जांच सेंटर शुरू किए। G20 देशों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री ने ली। और 2000 से ज्यादा भारतीयों को दूसरे देशों से वापस लाया गया स्पेशल फ्लाइट से। और पीएम केयर्स फंड, उसकी भी घोषणा कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। आगे तो देश हित में अब आपको पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें, शोपियां एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादी गिरा दिए। 4 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया, ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए सभी 4 आतंकवादी जो आतंकवादी संगठन है अंसार गजवत-उल हिंद के हैं। इनमें से एक टॉप कमांडर भी शामिल है। जम्मू कश्मीर की डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस दौरान यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराता है पहले, और अब कोरोना संक्रमितों को सीमा पार से एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हम आपको देश हित में दोनों बड़ी खबरों का बड़ा मतलब भी बताएंगे। आतंकिस्तान से जुड़ी 2 बड़ी खबर। 2 बड़ी खबर का देश हित में बड़ा मतलब। सबसे पहले आपको सुरक्षा बलों पर गर्व करने वाली बड़ी खबर की पूरी जानकारी देते हैं। ये जम्मू कश्मीर के शोपियां की तस्वीरें हैं। शोपियां के मेलहोरा गांव में मंगलवार को आतंकवादी छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पूरे इलाके को घेरकर आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया। आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में मंगलवार से जारी इस एनकाउंटर में बुधवार शाम तक 4 आतंकवादी मार गिराए गए। इस ऑपरेशन के बाद सेना पर गर्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हमारे बहादुर जवानों ने 17 अप्रैल को 4, 7 अप्रैल को 5 और 4 अप्रैल को 4 आतंकवादी मार गिराए थे। सिर्फ अप्रैल महीने में अब तक के ताजा ऑपरेशन को जोड़कर देखें तो 17 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। इस वर्ष अगर हम बात करें तो सुरक्षा बलों को लगातार एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है। अब तक जो मिलिटेंट्स मारे गए हैं उनका आंकड़ा अब लगभग 43 के करीब हुआ है और कई मिलिटेंट जो है गिरफ्तार भी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इसी बीच पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा किया है। अभी तक तो सिर्फ टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता था पाकिस्तान, अभी वो कोरोना के मरीज भी एक्सपोर्ट करेगा और जहां पर जो कश्मीर में हमारे लोग हैं उनको इन्फेक्शन फैलाएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले सेना ने भी पाकिस्तान के इसी कोरोना आतंकवाद की पोल खोली थी। असल में पाकिस्तान की सेना से पीओके में पाकिस्तानी आतंकवादी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और पाकिस्तान की सेना और आईएसआई मिलकर ऐसे कोरोना संक्रमित आतंकियों की कश्मीर में घुसपैठ कराने की कोशिश में है। इसके पीछे पाकिस्तान का नापाक मकसद यही है कि कैसे भी हो कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित किया जाए और जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़े। लेकिन पाकिस्तान की ये चाल भी नाकाम साबित हो रही है क्योंकि एक तरफ सेना ऐसे आतंकियों का सफाया कर रही है तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों से भी इन आतंकियों को मदद न करने की अपील की जा रही है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमने आपको पाकिस्तान की भी एक स्टोरी दिखाई थी कि पाकिस्तान कैसे कोरोना से निपटने की बात तो दूर कोरोना को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है। वहीं हम बात करते हैं भारत की, जहां पर कोरोना फाइटर्स की एक और शानदार स्टोरी आपके सामने आई। बिल्कुल, अगर मदद करने की इच्छा हो तो आप जानते हैं फिर कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आती, ना उम्र की दिक्कत ना संसाधन का बहाना। ऐसा ही हुआ है। दरअसल ये पंजाब की एक दादी है, जी हाँ दादी माँ, 98 साल की उम्र में ये दादी मास्क बना रही हैं और दादी के बनाए मास्क लोगों को और गुरुद्वारों में मुफ्त बांटे जा रहे हैं।
98 साल की दादी का मास्क दान। 98 साल की दादी कैसे बनी कोरोना सेनानी? ये तस्वीरें पंजाब के मोगा की हैं। 98 साल की गुरुदेव कौर सिलाई मशीन पर मास्क बना रही हैं। आंखों से अब बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन हौसला बहुत बड़ा है। देश के लिए कुछ करने का जज्बा है। कोरोना के खिलाफ जंग में वो अपना योगदान दे रही हैं मास्क बनाकर। इस काम में उन्होंने अपने पूरे परिवार को भी जोड़ा हुआ है। दादी ने जब एक सब्जी वाले को बिना मास्क के सब्जी बेचते देखा तो उन्हें लगा कि गरीबों के पास मास्क खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो वो उन्हें मुफ्त मास्क बना कर देंगी। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂ। ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਓ। दादी के बनाए मास्क गुरुद्वारे में भी पहुंचाए जा रहे हैं। रोजाना करीब 200 मास्क बनाकर कोरोना काल में इस जन सेवा से ये संदेश पूरे देश में गया है कि आप भी इस महामारी के खिलाफ घर बैठे अपना योगदान दे सकते हैं। नमस्ते। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्र के नाम संबोधन में गमछे को मास्क के तौर पर इस्तेमाल किया था, जिससे ये संदेश पूरे देश को गया था कि घर के बने मास्क से भी आप बचाव कर सकते हैं। ये बलविंदर सिंह हैं। गली गली घूमकर वो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश एकजुट होकर के लड़ रहा है। अब डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 2 उपकरण बनाए और ये दोनों ही उपकरण ऑफिस या घरों में रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त करने में बहुत कारगर है। सबसे अच्छी खबर यह है कि ये दोनों उपकरण बहुत जल्द बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। कोरोना के खिलाफ डीआरडीओ के अस्त्र, अल्ट्रावायलेट किरणों से वायरस का अंत। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के ये उपकरण कोरोना काल में बहुत काम के साबित होने जा रहे हैं। घर हो या दफ्तर, हर किसी की पहली टेंशन यही रहती है कि कहीं आपके जरूरत के सामान में वायरस तो नहीं। लेकिन अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन के आकार का पहला उपकरण आपके मोबाइल, घड़ी, कार की चाबी, पर्स जैसी चीजों पर मौजूद वायरस को खत्म कर देगा। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट तक इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। डीआरडीओ ने इससे पहले भी कई प्रोडक्ट्स निकाले हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए अभी सिर्फ एक तरीका है कि वायरस के प्रसार को रोका जाए। जिन चीज़ में वायरस है वहाँ से वायरस को ख़त्म किया जाए। दूसरा उपकरण भी इसी सिद्धांत पर काम करता है और इसे हाथ में लेकर किसी फाइल, खाने पीने की चीजों, सब्जियों या दूध के पैकेट के ऊपर 1 मिनट तक रखा जा सकता है। उपकरण से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रोशनी वायरस को खत्म कर देगी। रेज के जरिए कोरोना वायरस को नष्ट किया जाता है। ये एक हैंडहेल्ड है जिसके जरिए किसी फाइल को या घर में आप दूध के पैकेट लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, उनको उनके ऊपर ऐसे घुमाएंगे 50 सेकंड तक। अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए वो जो भी चीज़ है वो डिसइंफेक्ट हो जाएगी। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि इनकी कीमत क्या है, ये मार्केट में उपलब्ध कब होंगे। डीआरडीओ का कहना है कि इनके उत्पादन के लिए निजी उद्योगों से बात आखिरी चरण में है और बहुत जल्द सस्ते दामों में इन्हें बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। कि कॉमन आदमी के पास किस तरीके से ये पहुंचे, ये हमारा विशेष इसमें वो है करने का प्रयास। और इसीलिए हमने जो है ये टेक्नोलॉजी अभी हम करेंगे हस्तांतरण, ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि ये सब जगह, ना सिर्फ दिल्ली में, साउथ में भी, नॉर्थ में भी, वेस्ट में भी, सब जगह ये उपलब्ध हो जाए। इस तरीके हमारा एक इसका प्रावधान बनाया है। दोनों ही उपकरण अल्ट्रावायलेट रोशनी से संक्रमण को खत्म करने के सिद्धांत पर काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस क्या शरीर के साथ साथ रिश्तों को भी संक्रमित कर रहा है? भोपाल से आई खबर को देखकर आपके जहन में आपको बुरा भी लगेगा, दुख भी होगा और सवाल भी उठेगा। देखिए कि कोरोना का डर इस कदर बढ़ गया है कि भोपाल में एक बेटे ने कोरोना से मरे पिता की डेड बॉडी को हाथ लगाने से मना कर दिया। जी हाँ, ये सच्चाई है। वहां मौजूद अफसरों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि कुछ नहीं होगा। इसके बावजूद ये बेटा अपने पिता को मुखाग्नि देने को भी तैयार नहीं हुआ और लिखकर दे दिया कि वो अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। इसके बाद वहां मौजूद
बैरागढ़ के तहसीलदार गुलाब सिंह बघेल ने मृतक का अंतिम संस्कार किया। और जो बेटे ने चिट्ठी भी लिखी है कि जब इन अंतिम संस्कार पिता को हाथ लगाने से मना कर दिया और ये बोला बेटे ने कि मुझे पीपीई किट उतारनी नहीं आती, ये रीजन दिया गया और अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। मतलब ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें, और मतलब देखकर दुख भी होता है कि इस तरह से पिता को मुखाग्नि देने से इनकार कर दिया। और अब निश्चित में अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो कि आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। वो है राजस्थान से। अच्छी खबर है, ऊर्जा देने वाली खबर है। राजस्थान के सीकर में एक स्कूल में कुछ मजदूरों को रोका गया। यहाँ के गांव वालों ने स्कूल में ठहराए गए प्रवासी मजदूरों को अपने परिवार की तरह उनका ख्याल रखा। इसके बाद इन मजदूरों ने भी बदले में मिसाल कायम करने वाली कोशिश की। वो ये क्या कि मजदूरों ने स्कूल की सुंदरता अपनी मेहनत से और बढ़ा दी। क्वारंटीन हुए मजदूरों ने पेश की मिसाल। क्वारंटीन सेंटर की बदल दी सूरत। जिस स्कूल में रुके उसे किया रोशन। कोरोना महामारी के बीच उपजे हालातों में ऐसी भी कई तस्वीरें देखने को मिली हैं जो इंसानियत पर भरोसा और मजबूत करती हैं, जो भाईचारे और आपसी सद्भाव को नया आयाम देती हैं। राजस्थान के सीकर जिले का पलसाना गांव ऐसी ही कुछ वजहों से चर्चा में बना हुआ है। लॉकडाउन के दौरान अचानक पलायन कर रहे मजदूरों के लिए पलसाना गांव के लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। गांव के एक स्कूल को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया। मजदूरों के रहने और खाने पीने के बेहतर इंतजाम किए गए। मुश्किल हालात में किसी खास मेहमान की तरह की गई खातिरदारी ने इन मजदूरों को भावुक कर दिया। मजदूरों ने फैसला किया कि क्यों न जब वो भी यहाँ से जाए तो अपनी अच्छी यादें छोड़कर विदा ले। मजदूरों ने स्कूल में नया रंग रोगन कर इसकी सूरत बदल दी। मजदूरों के मुताबिक उन्होंने तो बस अपने खाली समय का सदुपयोग करने की कोशिश की। सरपंच साहब ने स्कूल के अंदर हमारे को रंग रोगन ला दिया। हमारे लड़के जो है 5-4 अपना रंग रोगन स्कूल के अंदर कर रहे हैं जी। हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। रोज साबुन मिलता है नहाने को, कपड़े धोने को, पानी का पूरा इंतजाम है स्कूल के अंदर जी। हर चीज की हमारी बढ़िया व्यवस्था है जी। भले ही ये मजदूर इस काम को समय बिताने का जरिया बता रहे हों, लेकिन पलसाना गांव के लोग स्कूल की सूरत बदलने से बेहद खुश हैं। उनके मुताबिक क्वारंटीन सेंटर में ठहरे मजदूरों ने पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम की है।